हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टैक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और यहाँ आप देख सकते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, पहली खबर है भोपाल गैस ट्रेजडी। ठीक है, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? तो क्या था, ओवरनाइट 2 दिसंबर की बात है ये। ठीक है, 1984 में रात के 12-1 बज रहे थे। ठीक है, उस समय पर क्या हुआ, यहाँ पे भोपाल ये यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है। तो यहाँ से क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस लीक कर गई, जिसकी वजह से रात में ही 1000 से ज़्यादा डेथ हो गई थी। और टोटल इसमें जो कैजुअलिटी हुई 5500 लोग के आसपास इसमें मर गए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? देखो, ये जो आर्टिकल छापा गया ना, ये आर्टिकल ये इंगित कर रहा है कि ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई, इसकी वजह से जो कंटेमिनेटेड लैंड हुई, उसकी वजह से आज भी लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो उस चीज़ को फोकस करते हुए लिखा हुआ है। परंतु आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, कब हुई थी? तो आपको ये डेट याद रखनी है, 2 दिसंबर 1984। दूसरा आपको इसमें याद रखना है गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये एक डेडली गैस है। ठीक है, इसकी चपेट में आने से आपके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत, मतलब आप सफोकेट कर देती है, आपकी घुटन से मौत हो जाती है धीरे धीरे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी के द्वारा भी पूछा गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और कौन सी कंपनी है? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, तो कंपनी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। आज ये हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट खबर है कि आपको पता है COP, ठीक, COP28 की मीटिंग हो रही है UAE में, दुबई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 118 देशों ने ये कसम खाई है कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करते हुए अपना जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको क्या है, ट्रिपल करने की बात करेंगे, 3 गुना तक करेंगे। कब तक? 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो उनका रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन है वो 3 गुना तक उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं 2030 तक। इसके फेवर में 118 देश आए हैं, परंतु हमारा जो इंडिया है वो इस लाइन में शामिल नहीं है, क्योंकि इंडिया ने क्या कहा है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, 500 गीगावाट, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। तो हमने तो अपने टारगेट फिक्स कर रखे कि हम इतना जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 गुना तो नहीं बढ़ाएंगे, पर इतना जरूर करेंगे। तो इंडिया का टारगेट देख सकते हैं। इंडिया ने एक दूसरा टारगेट ले रखा है, नेट जीरो एमिशन की बात करता है 2070 तक। ठीक है, 2070 तक। और COP20 में देशों ने क्या डिसाइड किया है कि 2050 तक ही नेट जीरो एमिशन अचीव करने की बात करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आ जाइए यहाँ पर, ये नेक्स्ट खबर है दिल्ली ग्रामोदय अभियान। ठीक है, तो दिल्ली में क्या है, जो दिल्ली के कैपिटल रीजन है उसके आसपास के जो गांव हैं उनको डेवलप करने की बात करी गई है कि उनमें भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेकर आई जाए। हेल्थ, सैनिटेशन, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, ये सब इनका निर्माण किया जाए। तो उसके लिए क्या है, 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली ग्रामोदय के लिए कितने पैसे का फंड अलोकेशन किया गया, 800 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया गया है ना। यहाँ से कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है फंड से रिलेटेड। अब देखिए, नेक्स्ट खबर है यहाँ पर साइक्लोन से रिलेशन। मिचवांग नाम एक साइक्लोन है, जो क्या है यहाँ पर इंडोनेशिया की तरफ से यहाँ से बढ़ता हुआ हमारे जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले जो कोस्ट है उसमें बहुत तेज़ी से हिट कर सकता है। ठीक है, इसकी रफ्तार कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई गई है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये चल सकता है। तो ये इंडिया में कब हिट कर जाएगा, ये 5 दिसंबर तक की बात करी जा रही है कि 5 दिसंबर तक ये इंडिया में एंटर कर जाएगा और ये हिट कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। ये देख सकते हैं आप इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बढ़ रहा है और काफ़ी डिजास्टर्स कंडीशंस बन सकती है। तो सरकार ने क्या है, गाइडलाइंस पहले ही, जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने पहले से ही गाइडलाइन इशू कर दिया है कि भाई जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो लगा लिया जाए। ठीक है, जितने भी लोगों को यहाँ से निकालना है वो निकाल लिया जाए। सेफ्टी सिक्योरिटी के जो मेजर्स लेने हैं वो ले लिए जाए। ठीक है, अपनी बोट्स, अपने जो भी संसाधन है उनको सिक्योर जगह पर ले जाए और लोगों को यहाँ से माइग्रेट कर लें थोड़े समय के लिए, जब तक ये शांत ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खबर है मलेरिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या बात करी गई, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें बताया कि दुनिया भर में अगर मलेरिया केसेस 2022 में 249 मिलियन रिकॉर्ड किए गए थे और 2022 में, ठीक है, 2022 में, और अभी क्या है 2023 के अंदर
5 मिलियन, ठीक है। तो 2023 के अंदर कितने 5 मिलियन केस रिकॉर्ड किए गए, जो कि ये बताता है कि 76% मलेरिया के केसेस क्या है कम हुए हैं दुनिया भर से, जिसमें ये बात करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो 66% मलेरिया के केसेस मिलते हैं, जिसमें से इंडिया में अकेले, ठीक है, इंडिया में कितने मिलेंगे, इंडिया में अकेले 60% मलेरिया के केस मिलते हैं, जो कि कभी गंभीर विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया में 60% मलेरिया के जो केसेस मिल रहे हैं, और इसके अंदर भी अगर ये देखा जाए दुनिया भर में जो मलेरिया के केसेस मिल रहे हैं 46% कौन से मलेरिया इन्फेक्ट कर रहा है, प्लाज्मोडियम वी वैक्स के कारण, है ना, प्लाज्मोडियम वी वैक्स के कारण ही आपको ये मतलब जो मलेरिया केसेस फैल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम वी वैक्स, ठीक है, प्रोटो जो है, तो इसके द्वारा मलेरिया फैलता है। आज ये मलेरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो देखिए मलेरिया क्या है, हाँ आपने एनोफिलीज मॉस्किटो का नाम सुना ही है। तो ये एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है, किस फॉर्म में, स्पोरोजाइट फॉर्म में इन्फेक्ट करती है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम का एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, या वी वैक्स भी बोल सकते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम और वी वैक्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार हैं, तो उसके बेसिस पे इनके नाम पड़ जाते हैं। अभी इसमें क्या होता है, ये लाइफ साइकिल जो हमारे लीवर है उसको इफेक्ट करता है। लीवर में क्या करता है, ये जो मोरोजाइट नामक पैरासाइट्स का निर्माण करने लगता है, ठीक है, हमारे लीवर के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर ये प्लाज्मोडियम का निर्माण करने लगता है, और उससे हमारे रेड ब्लड सेल्स इफेक्ट करते हैं और हमें इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें हाई फीवर, ठीक है, फैटिग्यू, कमजोरी, चक्कर आना, बुखार, ऐसे कम लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिम्टम्स हो गए मलेरिया के, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, ठीक है, मसल पेन देख सकते हैं, डायरिया, हाई फीवर के आप केसेस देखते हैं। आज ये अब नेक्स्ट चलता है, देखिए नेक्स्ट खबर है मनीला फिलीपींस से। तो यहाँ पर क्या है, फ्रांस और फिलीपींस मिलकर क्या करेंगे, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज करने पर इन दोनों की सहमति हुई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में फ्रांस ने किसके साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए करार किया है, तो ये किसके साथ करा है, फिलीपींस की लोकेशन देख सकते हैं, साउथ चाइना सी में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है। चाइना क्या है, फिलीपींस के खूब सारे आइलैंड पे अपना आधिपत्य दिखाता है। तो ये वियतनाम, फिलीपींस के साथ में चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स है, साथ में जापान, इंडिया, सभी देशों के साथ है। ऐसा कोई देश ही नहीं बचा जिसके साथ दे रखे हो, पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान के साथ नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे कई दूर के देशों के साथ तो कहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जो पास के देश थे, नेबर जो कंट्रीज़ हैं, उन सब के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स कर रखे हैं इसने, है ना। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए अब यहाँ पर देखिए दूसरी खबर भी फिलीपींस है। तो यहाँ पर क्या है, सुनामी और अर्थक्वेक ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं, और यहाँ पर जो जान माल की हानि काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये थोड़ा सा, ये जो मैप है आप ये देख सकते हैं, ये जब मैप को जूम करेंगे तो इस तरीके से कटा फटाई आपको फिलीपींस दिखाई देगा। तो लोकेशन भी याद रखनी है, और साथ में इसकी जो आसपास की कंट्रीज़ है वो देख सकते हैं कि फिलीपींस के जस्ट नीचे क्या है, इंडोनेशिया, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखें, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आ जाइए देखो रोहिंग्या मुस्लिम्स। तो रोहिंग्या क्या है, मुस्लिम्स हैं, म्यांमार के जो मुस्लिम्स हैं उनको क्या है, यहाँ की सेना प्रताड़ित कर रही है, उनको यहाँ से खदेड़ रही है। तो ये जान बचाने के लिए आसपास की कंट्रीज में भाग रहे हैं। पहले ये इंडिया आ गए थे, बांग्लादेश में बहुत लार्ज स्केल पे आके इन्होंने हैबिटेट किया, ठीक है। अब ये इंडोनेशिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उनको देखा कि शरण नहीं मिल पा रही है, तो अब ये इंडोनेशिया की तरफ जा रहे हैं। तो इसी पर यह आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए रोहिंग्या मुस्लिम क्या है। कई बार जो खबरों में नाम रहते हैं इन पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो रोहिंग्या मुस्लिम क्या है, म्यांमार के मुस्लिम है, जिन्हें वहाँ की सरकार और वहाँ की जो मिलिट्री है उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, मारा जा रहा है बहुत लार्ज स्केल पे। तो ये अपनी जान बचा के भाग रहे हैं वहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों की जो डिफेंस चीफ है ये आपस में मिले और इन्होंने बात करी कि भाई हमें है ना ग्लोबल थ्रेट से बचाव के लिए, है ना, जो वैश्विक खतरा है जिसमें इंक्लूड चाइना भी है, ठीक है, उससे बचाव के लिए हमें आपस में मिलके इस तरीके से एक डीप स्पेस रडार का निर्माण करना चाहिए। साथ में जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसको सम्मिलित रूप से जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनको क्या है आपस में एक्सचेंज करना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा हम ये ग्लोबल थ्रेट से कॉम्पीट कर पाएँ, लड़ पाएँ, ठीक है। तो इस पर ये फोकस करते हुए आर्टिकल। तो इन तीनों को ध्यान रख सकते हैं कि जो वैश्विक खतरे से लड़ने के लिए अभी ये ट्रिपल अलायंस बनाया गया, किसका है, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया का है। तो इनकी अभी मीटिंग हुई, कहाँ पे, सिलिकॉन वैली, यूएसए के अंदर। तो ये खबर आपसे पूछी जा सकती है ना, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है, इंडिया विल बी लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। अभी क्या है, तो इंडिया विल बी बात कर रहा है, तो अभी कौन है वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी फर्स्ट नंबर पे है चाइना,
ठीक है। दुनिया में सबसे नंबर 1 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का? चाइना है। तो हम हो सकते हैं कब तक? 2030 तक हो सकते हैं 250 बिलियन टन हम कॉटन अचीव कर सकते हैं 2030 तक। तो ये हमारा टारगेट है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। कितना? 250 बिलियन टन, ठीक है। बिलियन टन की बात करते हैं 2030 तक, 2030 तक ये हम अचीव करने की बात कर रहे हैं। इन डेटा को याद रखना है, ये कई बार इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे कैसे। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ सकता है? इंडिया का एक्सपोर्ट इसके अंदर 100 बिलियन का हो सकता है, ठीक है। तो इस पर फोकस करते हुए आर्टिकल लिखा गया है पूरा का पूरा। तो हमें कॉटन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आज इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कॉटन क्या है? एक खरीफ क्रॉप है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रावी है, खरीफ है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ के सीज़न का नाम लिखिए, मतलब खरीफ क्रॉप को कब प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से महीने में इसको उगाना चालू करते हैं और कब इसकी कटाई करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इसका जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट कितना? 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें चाहिए होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 21 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अगर टेम्परेचर चाहिए होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसमें पाला रहित, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर फ्रॉस्ट होगा कितने दिन का? 180 दिन का, 180 डेज का कम से कम फ्रॉस्ट फ्री हमें एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे पाला है, ओस है, ठीक है, अगर मॉइस्चर है तो ये क्या है, फिर ये सस्टेन नहीं कर पाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितना? 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज भी चाहिए होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रॉस्ट फ्री वाला कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। 180 डेज का मतलब क्या होगा? करीब करीब कितने महीने होंगे? 180 दिन में, बताओ चलो, है ना। 6 महीने होंगे? नहीं होंगे 6 महीने, बताओ, है ना। रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। रेनफॉल याद करें, ठीक है, 50 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। और नियरली 65% ऑफ क्रॉप एरिया इन द रेनफेड एरिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो ये कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा? गुजरात है ना, लार्जेस्ट प्रोडक्शन अगर कॉटन की बात करें तो नंबर 1 पर गुजरात है, ठीक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो तेलंगाना है, ठीक है। कॉटन के प्रोडक्शन के स्टेट्स हैं ये वाले जो आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चौथा आंध्र प्रदेश, 5वें नंबर पर आता है राजस्थान, 5th नंबर पर कौन है? राजस्थान, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन सेकंड है। फर्स्ट कौन है? चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सॉइल, अगर हम सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल, रेगुड सॉइल, ठीक है। हाई वाटर रिटेंशन वाली सॉइल की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर पानी होल्डिंग कैपेसिटी जिस सॉइल की सबसे ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में किया जा सकता है। स्पीसीज़ की बात करें कॉटन की तो ऑल 4 आर ग्रोन इन इंडिया। 4 प्रकार की स्पीसीज़ मिलती हैं कॉटन की और वो चारों की चारों इंडिया में उगाई जाती है, जिसमें एशियन कॉटन की बात करते हैं, इजिप्टियन कॉटन की बात करते हैं, अमेरिकन कॉटन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये नाम है ना। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ल्ड में अगर कॉटन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये आप वर्ल्ड में कॉटन का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में आपको कॉटन प्रोड्यूस होते हुए मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। जाते जाते आपसे पूछते हैं, बताइए हमने देखो आपको बताना है आर्टिकल 29, ठीक है। आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 29 और 30, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।